बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखिए। घर पे रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से ज़्यादा इतनी मुलाकात कीजिए। बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए। आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिव्यू लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम देखेंगे कि हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5, इसमें क्या कुछ पढ़ा है। तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नंबर 2, इसका पार्ट 1 जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ 10th क्लास में आप इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वो हमने देखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, यानी 1971 से 1977 के दौरान हमने देखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में क्या क्या रिफॉर्म्स हुई, क्या क्या इस्लाहात की गई। In these lectures, I explained the main aspects of the economic reforms during 1971 to 1977 and also discussed impacts of nationalization on industry, education, commerce and trade and identify the key aspects of 1973 Constitution. Zulfikar Ali Bhutto took over the office of President of Pakistan as well as Civil Martial Law Administrator on 20th December 1971. He was the first civilian martial law administrator of the country. हमने क्या देखा था कि 1971 में 20 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। यानी अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास 2 ओहदे थे। आज तक जब से पाकिस्तान बना है अब तक 2 ओहदे एक शख्स को नहीं दिए गए और ना ही कोई आज तक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना है। ये वाहिद पर्सनैलिटी थी जो सदर भी थे और इसके अलावा सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री he took some steps, यानी अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ स्टेप्स उठाए। अब हमने ये देखना है कि वो स्टेप्स क्या थे। तो फर्स्ट में था सनतों को कौमी तहवील में लेना, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंडस्ट्रीज, 10 heavy industries were taken over by the government. This action of Bhutto's government gave strength to economic stability. Bhutto government nationalized banks and insurance companies and merged them under the control of State Life Corporation. Nationalization of banks and companies proved very fruitful for the prosperity of people of Pakistan. यानी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने सनतों को, बैंकों को और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में ले लिया, नेशनलाइज कर लिया, तो इसके बहुत ही अच्छे नताइज सामने आए और मुल्क की तरक्की में इन सब चीज़ों ने बहुत साथ दिया और बहुत अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेबर इस्लाहात यानी लेबर रिफॉर्म्स। यानी अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी उन्होंने मजदूरों के लिए भी बहुत इक़दाम किए। यानी भुट्टो गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू लेबर पॉलिसी ऑन 10 फरवरी 1972। 10 फरवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने न्यू लेबर इस्लाहात यानी लेबर रिफॉर्म्स अनाउंस की। अब इस लेबर इस्लाहात जो थी या लेबर पॉलिसी जो थी, इसके थ्रू मजदूरों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी गई, उनकी जॉब्स जो थी वो कंफर्म रही। By this policy, laborers got many benefits, facilities and security like annual bonus, pension, insurance and gratuity and medical facilities as well. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ज़राई इस्लाहात यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब हमने ये देखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जो माशी इस्लाहात हुई थी उनमें ज़राई इस्लाहात ने कहाँ तक किसानों को फ़ायदा दिया। As we know, agriculture is the profession of
a majority of Pakistanis. To save the farmers from exploitation, Bhutto government announced agricultural reforms as it fixed the limit of land, provided the agricultural irrigation facilities. यानी कि भुट्टो हुकूमत में जो ज़राई इस्लाहात की गई उसमें ये भी था कि लैंड जो थी ज़राई ज़मीन जो थी वो फिक्स कर दी गई, यानी 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी ज़मीन मुकर्रर की गई कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई एक शख्स अपने पास नहीं रख सकता। इसी तरह कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हद तो मुकर्रर नहीं की गई, मगर ये था कि वो एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। एक शख्स जो गवर्नमेंट का मुलाजिम था या गवर्नमेंट जॉब में था वो अपने पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता था। अगर उसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी तो वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली और छोटे जो काश्तकार थे, किसान थे, उनमें मुफ्त तकसीम कर दी गई थी। तो ये हमने सबने देखा था कि इन सारी रिफॉर्म्स के साथ ये जो हमारे पास लेबर रिफॉर्म्स थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी, तो दोनों जगह पे फ़ायदे भी हुए थे और नुकसान भी हुए थे। फ़ायदे किस तरह हुए थे कि इनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी थी लेबरर्स को, फार्मर्स को, लेकिन इसके साथ साथ जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने हमें पे तो दे ही देनी है, हम काम करें या ना करें। तो इस तरह थोड़े से ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर हमें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुकूमत ने इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, कॉमर्स और ट्रेड, इन सब को नेशनलाइज कर दिया था। यानी हमारे जो इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड थे, ये भी हुकूमत ने अपनी कस्टडी में ले लिए। इसमें भी लोगों को जो तनख्वाह थी वो गवर्नमेंट देती थी, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती थी। फिर इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, और इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा थे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम थे। इन तमाम को मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले जो मेरे लेक्चर्स थे उनमें। आप उनको गौर से दोबारा से सुनिए और उन्हें याद करने की भी कोशिश कीजिए। हाँ जी, और 5th लेक्चर में हमने 1973 यानी 1973 के आइन के अहम पहलू का जायजा लिया था और देखा था कि इसमें कौन कौन से अहम पहलू शामिल हैं, यानी की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को देखा। और इसमें सबसे पहले हमने प्रीम्बल यानी इफ्तिताहिया को देखा कि इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बना दिया गया और फिर 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इस करारदाद मकासद को एक अमेंडमेंट के ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आइन का रेगुलर हिस्सा बना दिया गया। फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में है, यानी कि लिखा गया है, और इसमें 280 आर्टिकल्स, 10 सेक्शंस एंड 6 जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे। फिर हमारा ये जो आइन है 1973 का, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। फिर हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इस्लामिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिखी गई हैं, इसलिए इसे हम इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे जो जुडिशरी है, जो अदालत है, वो बिल्कुल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं लेक्चर 5 में। आप इन पॉइंट्स को दोबारा गौर से सुनिए और आई थिंक कि आपने कॉपीज पे भी लिख लिया होगा। इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ये बहुत सारे जितने भी हमारे अभी तक पढ़ाया गया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको याद कीजिए, इन्हें लिखिए, और जितना क्वेश्चन के नंबर होते हैं, जैसे ये जो अब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे जैसे लेबर इस्लाहात का के बारे में आपसे पूछा गया है और उसके मार्क्स 8 हैं, तो कम से कम आपको 8 हेडिंग्स जरूर देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में जितने मार्क्स होते हैं उतनी हेडिंग्स लाजमी आनी चाहिए। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 इस्लाहात लिखिए या 1973 के आइन के 2 अहम पहलू लिखिए, तो आपने हेडिंग देकर फिर नीचे उसका 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन भी करना है। ये नहीं कि जस्ट आपने हेडिंग देनी है, आपने हेडिंग भी देनी है और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारा रिव्यू लेक्चर 1 जो कि लेक्चर नंबर 1 to 5 तक के लेक्चर्स पर मुश्तमिल था, ये कंप्लीट हुआ। आपने घर बैठ के ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा वो लिख भी लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। और अगेन मैं ये कहूँगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए,
नमाज़ें पढ़िए, दुआ कीजिए सब मुमलिकत के लिए, पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए। और अल्लाह हाफिज़।